And here we go. This is CA mentor for CA Foundation account. कैसे हो राजा? All well and set. आज हम चालू कर रहे हैं MTP1 जो कि आपके दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए आई थी. ICAI ने अपलोड किया था. अब मेरे को MTP1 देख के इतना खुशी हुई और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि संपूर्ण के बच्चों ने जिन ने पढ़ा है अच्छे से और शिद्दत से उनके लिए MTP काफी इजी होगी. और इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं मुझे मैसेज भी आए थे कि सर MTP अच्छा गया. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, MTP होता क्या है. पुराने अटेम्प्ट्स की MTP मिलजुल के तोड़ मड़ोड़ के नई अटेम्प्ट की बनाई जाती है. बट MTP कहीं ना कहीं आपका टेस्टिंग तो करती है एट द एंड ऑफ द डे. पेपर काफी इजी था. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं विद ट्रू एंड फॉल्स. एक डिस्कशन के तौर पे जितना मैं डिस्कस कर सकता हूं आई एम डिस्कसिंग विद यू. सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट अ एक्सपेंस. बिल्कुल वो एक्सपेंस नहीं है बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट. अब देखो अगर आप सैलरी को एडवांस में देते हो तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसको आप क्या बोलोगे, प्रीपेड सैलरी. और प्रीपेड सैलरी को आप बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखोगे. ओके मतलब आपका एसेट साइड बढ़ा. लेकिन जब आपने पे किया तो आपके जेब से पैसा गया. ऑटोमेटिकली पैसा गया मतलब कैश और बैंक का बैलेंस कम हुआ. तो बढ़ा और घटा टेक्निकली एसेट के वैल्यू, टोटल एसेट का वैल्यू चेंज हुआ नहीं. तो उसने एसेट को रिड्यूस नहीं किया, परफेक्ट, ना ही बढ़ाया. ओके नॉर इंक्रीजेस द लायबिलिटी. द आंसर इज ट्रू. ओके accrual concept implies on cash basis nahi. False. Accrual concept applies on mercantile basis, that is pay kiya ya pay karna baki hai, paid, payable, received, receivable. Stock at the end if appears in the trial balance is taken on the balance sheet. ये बोल रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है तो हम उसे सीधा बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. परफेक्टली यस. अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम उसका सिंगल इफेक्ट देंगे. और याद रखना अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमारा परचेज क्या रहेगा, एडजस्टेड परचेजेस. ओके डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई. ऑब्वियसली ड्रॉवर के लिए रिबेट या डिस्काउंट एक खर्चा होता है, ड्रॉई के लिए वो इनकम होती है. द आंसर इज ट्रू. ड्रॉअर मतलब वो इंसान जो बिल बनाता है, ड्रॉई मतलब वो इंसान जो एक्सेप्ट करता है. पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो व्हेन नो एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भैया इक्वल रेशियो होगा. द आंसर इज फॉल्स. ओके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नहीं रे भाई, रिसीट एंड पेमेंट हाईलाइट्स टोटल इनफ्लो एंड टोटल आउटफ्लो ऑफ कैश एंड द बैलेंस शीट. सो ट्रू और फॉल्स बेहद इजी थे. 12 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाने चाहिए थे शॉर्ट. लेट्स मूव फर्दर. एक्सप्लेन कैश सिस्टम एंड मर्केंटाइल सिस्टम. ये थियरी का क्वेश्चन है. कैश सिस्टम में क्या होता है, अकाउंटिंग तभी होगी जब कैश रिसीव्ड है या कैश पेड है. मतलब पैसा आया या पैसा गया तभी अकाउंटिंग होगी. लेकिन मर्केंटाइल के अंदर बात होती है अक्रूवल की. पैसा दिया या देना बाकी है, पैसा मिल गया या मिलना बाकी है, दोनों ही सिनारियो में रिकॉर्डिंग होती है. चलिए अब जर्नल एंट्रीज पास करने को कहा है आपको. हालांकि जर्नल एंट्रीज काफी इजी थी. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. एम्प्लॉयज हैड टेकन स्टॉक वर्थ 20,000 जिसका कॉस्ट प्राइस है 15,000 ऑन द ईव ऑफ दिवाली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ. कौन से मंथ की सैलरी से डिडक्ट हुआ था, सब्सिक्वेंट मंथ. मतलब दिवाली इस महीने में है, ये जो भी उन्होंने सामान लेके गए उसका डिडक्शन मैंने अगले महीने में दिया. तो बात को समझो. पहली बात, मैं कॉस्ट लूंगा कि सेलिंग प्राइस लूंगा. भाई एम्प्लॉयज को कॉस्ट पता रहता है, आप उनको सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं बेचते हो, आप भाव टू भाव उनको देते हो. तो टेक्निकली आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. कितने से, 15,000 से.
आप डेबिट किसको कर दोगे? एडवांस सैलरी को, एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। फिर अगले मंथ क्या होगा? अगले मंथ क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी एंड टू बैंक, अगर आप कुछ पेमेंट करोगे। इस मंथ में ये एक तरह का एडवांस ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज आप इसका माइनस दैट इज सेटलमेंट दैट इज डिडक्शन अगले महीने कर रहे हो। ओके, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीन को रेडी टू यूज इंटेंडेड पर्पस के यूज के लाने के कंडीशन के सारी की सारी चीजें ऐड होती है। ओके, तो ये किसमें होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर पेड आउट ऑफ पेटी कैश। भाई साहब 100 बात की एक बात, ये तो ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टेक्निकली कैश ही होगा क्योंकि पेटी कैश है ना, तो यहां पे चिल्लर चालर ट्रांजैक्शन होते हैं। ड्राइंग्स टू कैश, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 4000। लिस्ट प्राइस क्या होता है मेरा? MRP। ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 100 रुपीज कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं? 4000 में से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे 400, तो ये कितना हो गया? 3600। तो 3600 क्या है? मेरा परचेज वैल्यू। तो परचेज अकाउंट डेबिट 3600, और क्योंकि आपने उसको तुरंत पेमेंट दिया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट दिया आपने तुरंत में? आपने तुरंत में उसको पेमेंट दे दिया तो उसको आपको 100 रुपए का कैश डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मुझे मिला तो मेरे लिए कमाई है। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 100 और आपने पेमेंट किया 3500। ये जर्नल एंट्रीज थी 4 मार्क्स के लिए, बेहद सिंपल, फुल मार्क्स। ओके, अब आ गया आपका इन्वेंट्री पे क्वेश्चन। देखो, एमटीपी संदेशा देता है क्या? स्पेशल ट्रांजैक्शन पे उनका फोकस है, याद रखना, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन 23 अप्रैल को हुआ था, और मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? कहीं ना कहीं, या मंथ एंड, या जो भी आप बोलो, वैल्यूएशन डेट 23 से आगे जा रहे हैं हम 30 तक। तो हम कहां पहुंच गए? फॉरवर्ड में। ओके, फॉरवर्ड में क्या करना पड़ता है? परचेज एड परचेज रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स लेस सेल्स रिटर्न प्लस। ओके, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 ऐड होंगे। गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद अदर्स ऐड। फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड? परचेज ऑफ 4 लाख was made out of which 1,60,000 were delivered on 5th May। अब देखो, पूरा का पूरा 160 और 240 दोनों को अलग अलग ऐड कर देना। 160 क्या रहेगा? परचेज किया आपने 4 लाख, आउट ऑफ विच वर डिलीवर्ड 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th May। बात समझे? 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने परचेजेस किए हैं। परचेजेस वैसे भी ऐड होते हैं, ठीक है, तो ये 160 और 240 अलग अलग करके ऐड कर देना। सेल्स ऑफ 13,60,000 इंक्लूड गुड्स वर्थ 3,20,000 ऑन अप्रूवल। बस ये लाइन मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आपको आती है। क्या करना है आपको? 3,20,000 को पहले सेल मानना है कैजुअल सेल के हिसाब से, इसके कॉस्ट को क्या करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये चीज तो हमने क्लास में कई बार कर चुके हैं। नीचे जीपी रेशियो गिवन होगा, ये लो, ये मतलब ये रिपीटेटिव है, यह आपको पीवाईक्यू में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हम एग्जाम्स में कर चुके हैं। और मैंने जो इन्वेंट्री का लेक्चर डाला था टेक्निकली सौगरा के बाद, आप अगर जाओगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर सेल ऑन गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस में, उसके अंदर ये डिट्टो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बैंग ऑन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन है, मेस्टर्स मजर परचेज द ब्रांड न्यू मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। तो अब मैं मशीन का लिख देता हूं, M1 1 जनवरी 2019 फॉर 3,20,000 एंड 80,000 ऑन इंस्टॉलेशन। तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? 4 लाख। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट बनाते हो
तो आप मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक 2 बार लिखना, एक बार 3,20,000 के हिसाब से लिखना और एक बार 80,000 लिखना, अलग अलग करके दिखाना। हमें पता है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख है, लेकिन आईसीआई उसे प्रेजेंट कैसे करता है 320 और 80, एक के नीचे एक। ओके, चल 4 लाख हो गया। अनदर मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई M2 1 जुलाई 2019, कितने में खरीदा फॉर 1,60,000। ठीक है बॉस, डन है, ये भी डन है। ऑन 1 जुलाई 2021 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी, मतलब इसकी बात कर रहा है मशीन 1 की, तो अब 1 जुलाई की बात कर रहा है वो, 1 जुलाई 2021। द मशीनरी परचेज वॉज सोल्ड फॉर 2,50,000, ये बिकी है आपकी 2.5 लाख। डन है। अनदर मशीन वॉज परचेज एंड इंस्टॉल ऑन 30th September 2021, तो M3 30 सितंबर 2021, कितने की बॉस 60,000। ओके, under existing practice the company provides depreciation at the rate 10% per annum on original cost, मतलब SLM method। okay, however from 1st January 2022 वहां सिर्फ 2022 लिखा है, बट मेरे को पता है कि 1 जनवरी 2022 से वो किस पे शिफ्ट कर लिए WDV पे। अब सीधी सीधी बात बताऊं, ये मशीन तो आपकी बिक गई। ओके, ये लॉस में बिकी प्रॉफिट में बिकी, निकाल लेना। मेरे ख्याल से लॉस में बिकी है, मैं लॉस भी बता देता हूं आपको ताकि जो बच्चे करके आए हैं उनको इजी हो जाएगा। 4 लाख कितने साल चलाया 2019 पूरा, 2020 पूरा और 2021 का 6 महीना। 4 लाख इंटू 10% इंटू, तो इस पे आज तक का डेप्रीसिएशन कितना है 1 लाख। तो 4 लाख में से 1 लाख चले गया, तो 3 लाख की चीज को आपने कितने में बेचा 2.5 लाख में, तो 50,000 का लॉस है, बुक कर लेना। ये मशीन चली गई, ये मशीन पड़ी है, ये भी मशीन पड़ी है। ये मशीन का वैल्यू कितना है 2019 में आधा साल, 2020 का पूरा और 2021 का पूरा, तो 2.5 साल इसमें 1,60,000 इंटू 40,000 का इसका डेप्रीसिएशन। इसमें कितना डेप्रीसिएशन है 40,000, तो 1,60 में से 40 माइनस कर दो, 1,20,000 बचा। और ये बेटा सिर्फ 3 महीने के लिए चली है क्योंकि ईयर एंड हो चुका है आपका। 1,500, तो ये हो गया 58,500। तो अब 1 जनवरी 2022 को 1,20,000 प्लस 58,500, 1,78,500 की आपके पास मशीनरी पड़ी हुई है। ओके, और आप इस पे SLM लगाना चाहते हो तो यही वैल्यू पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी WDV लगाना चाहते हो तो यही वैल्यू पे आपको सीधा सीधा परसेंटेज लगा देना है। लेट्स रीचेक। 4 लाख में से 40,000 पहला साल, दूसरा साल और 20,000, परफेक्ट। लॉस है 50,000 रुपए का, पहले साल 8,000 क्योंकि आधा साल है, फिर 16,000, फिर से 16,000, 1,20 मतलब 40 का डेप्रीसिएशन, परफेक्ट 1,20 और यहाँ पे 3 महीने का, डन। तो 178,500 15%, बेहद सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए, फ्री फंड के मार्क्स है, कसम से बता रहा हूं। रजत ड्रॉस ट्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, एक 32,000 का और एक 50,000 का, तो ये मेरा बिल 1 और ये मेरा बिल 2। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 32,000 वॉज फॉर 2 months, तो ये 2 months का था, while the bill 2 was for 3 months, ये 3 महीने का। ओके, तो इनके ड्यू डेट्स निकाल ले। 1 जनवरी में आप 2 महीना जोड़ोगे, जैन में 2 महीना, 01/01/23 में अगर आप 2 महीने जोड़ोगे तो 01/03/23 प्लस 3 दिन ग्रेस के
तो 4 मार्च 2023 और इसका 4 अप्रैल 2023, ये इनके ड्यू डेट्स है। These bills were accepted by Vishal on 4th March, मतलब on due date. Vishal requested Rajat to renew the first bill with an interest of 15% for a periodic 2 months. Rajat agreed the proposal. ठीक है भाई, अब मुझे बात बताओ, यहां पे देखो, यहां पे 15% का इंटरेस्ट मेरे लिए कमाई है, बट वो इंटरेस्ट का कैश पेमेंट तुरंत नहीं मिला है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये नए बिल का पार्ट बन जाएगा। तो आपका नया बिल कितने का बनेगा? 32,000 इंटू 15% इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो आपका बिल 1 था 32,000 का, प्लस क्योंकि ये रीन्यू हो रहा है तो 2 महीने का ब्याज 800 रुपए है, 32,800 का आपका नया बिल बनेगा। और जब नया बिल बनाओगे तो पुराने बिल को कैंसिल करोगे और इंटरेस्ट को अपनी कमाई बनाओगे। लेट्स रीचेक 32,000 इंटू 15% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 800 डन। Rajat agreed. On 25th March, Vishal retired the acceptance of 15,000. The interest rebate is 500. ये 500 आपके लिए नुकसान है before the due date of the renewed bill. मतलब इसका ड्यू डेट क्या होगा? 4 मार्च को बातचीत हुई है, 2 महीने का बिल है, 4 मई प्लस 3 दिन ग्रेस के, 7 मई। तो 7 मई के पहले विशाल बिकम इंसॉल्वेंट और 50 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड। मतलब 32,800 का 50 पैसा होता है 16,400 और बाकी का ये आपके बैंक में आपको मिला और बाकी का 16,400 आपके लिए क्या बन गया? बैड डेट्स। डन। सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क। आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव नाउ एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन। सो अब कंसाइनमेंट रहता है, सौगरा रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इन्वेंट्री क्योंकि लिंक्ड है विद सौगरा, इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया था। कंसाइनमेंट का इन्वेंट्री के अंदर आया था, पहली लाइन। ओके, तो इन्वेंट्री 2 चैप्टर्स को कहीं ना कहीं मिक्सअप करके आती है, कंसाइनमेंट और सौगरा कभी कभी। तो अब ये क्वेश्चन, ये एमटीपी आपको बता रहा है कि आईसीए का कहीं ना कहीं झुकाव, फोकस स्पेशल ट्रांजैक्शंस पे है। और मैंने आपको ये भी कहा था जब हम बैच स्टार्ट कर रहे थे, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट नॉर्मली ऑप्शन में आता है एनी ऑफ द टू, लेकिन एमटीपी में नॉर्मली ऑप्शन में आता है, लेकिन मैं क्लास में कहा था कि इस अटेम्प्ट में ये ऑप्शन में शायद ना दे, दोनों कंपलसरी कर दे, मतलब आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी एवरेज ड्यू डेट है 5 मार्क के लिए, पार्ट सी अकाउंट करंट है। तो अब हमको दोनों सॉल्व करने पड़ रहे हैं, ठीक है। किरण एक्सेप्टेड द बिल पेएबल टू दिव्या फॉलिंग ड्यू। ओके, पहली बात बिल पेएबल है तो 3 डेज ग्रेस के ऐड करना मत भूलना, और अगर 3 दिन ऐड करने के बाद पब्लिक हॉलीडे है तो 1 दिन पहले, सडन हॉलीडे है तो 1 दिन बाद, ठीक है। 3,000, 5,500, 3,000, 6,000 ओ जोड़ लेना। On 1st July, it was agreed that these bills should be withdrawn and that Kiran should accept on that date 2 bills, one for 10,000 due in 4 months and other bill for the balance with interest due in 6 months. Calculate the amount of the second bill taking interest at the rate 10%. अब सुनो, सबसे पहले ना आपको एवरेज ड्यू डेट फाइंड करनी चाहिए। ओके, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना चाहिए? एवरेज ड्यू डेट। अब आपने एवरेज ड्यू डेट फाइंड कर लिया तो भाई देखो, ये क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई इट वाज अग्रीड दैट दीज बिल्स शुड बी विथड्रॉन एंड किरण शुड एक्सेप्ट 2 बिल्स, one for 10,000 ड्यू आफ्टर 4 months। तो आपने एडीडी फाइंड कर लिया। अब अगर एडीडी के बाद अगर आप पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस और नो। एडीडी फाइंड कर लेना, आपको डेट मिल जाएगी। फिर ये बिल 1 का डेट देखना, बिल 1 10,000 का है और वो बोल रहा है कि 1 जुलाई से 4 महीने बाद दूंगा। तो भाई साहब, मेरा जो मानना है, इसको ब्याज देना पड़ेगा। ओके,
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेकेंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। अब सुनो, वो आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि जो भी ब्याज है ना वो बिल 1 में मत जोड़ना, बिल 1 में ब्याज मत जोड़ना, जो भी ब्याज जोड़ना है वो बिल 2 में जोड़ के बताना। द सेकेंड बिल विद द इंटरेस्ट। ओके, सीधी बात है। बिल 2 में आपका 3000 प्लस 5500 प्लस 3000 प्लस 6000, 17,500 10,000 चला गया। तो बिल 2 आपका 7,500 का रहेगा, प्लस बिल 1 का इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि हमारा एडीडी के बाद जा रहा है, और बिल 2 का भी इंटरेस्ट रहेगा। आर वी क्लियर? ये दोनों मिला के आपका बिल 2 का अमाउंट होगा। सिंपल है, कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अगर आपने सेम प्रोसेस से फॉलो किया होगा तो आपका आंसर शॉर्ट आएगा ही आएगा। आर वी क्लियर? आई रिपीट, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकाल लो। ओके, अब आपने एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया। अब सीधी बात है, आपका जो बिल 1 है वो 1 जुलाई को बनाया जा रहा है 4 महीने के लिए। तो बिल 1 का ड्यू डेट क्या हो गया? 1 जुलाई मतलब 1/7 प्लस 4 महीने, तो 1 नवंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के, 4 नवंबर। तो इसका ड्यू डेट है 4 नवंबर। अब आपने एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया। अगर एवरेज ड्यू डेट आपका 4 नवंबर के पहले है तो हम ब्याज लेंगे, और एवरेज ड्यू डेट आपका 4 नवंबर के बाद है तो टेक्निकली हमको ब्याज देना पड़ेगा। सिंपल सोबर, ठीक है। आपका बिल कितने का है? 10,000 का। तुमको क्या सॉल्व करके चाहिए क्या? चलो सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बिल, फिर आएगा आपका ड्यू डेट, फिर ड्यू डेट में से हम बेस डेट लेंगे, फिर डेज लेंगे, और अमाउंट लेंगे, और फिर हम प्रोडक्ट लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे वीडियो पॉज कर रहा हूं, मैं ये पूरा लिख लूंगा ताकि मेरे पास कैलकुलेशन आ जाए और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, चलो मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं। सो आपका एवरेज ड्यू डेट आ गया आपके सामने, आपका एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट में कैलकुलेशन किया है, एक्यूरेट है मेरे हिसाब से आंसर, बट आप कंसेप्ट को समझो। अब 2 सितंबर को पूरा का पूरा अगर 17,500 पे हो जाता है तो बॉस ना 1 रुपए का ब्याज देना है ना 1 रुपए का ब्याज लेना है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हमने बिल 1 बनाया है 10,000 रुपए का, और ये बिल 1 का ड्यू डेट क्या है पे करने का? आपके सामने है। 1 जुलाई को बनाया, 1 जुलाई से कितने महीने? 4 महीने। ठीक है, तो 1 जुलाई में अगर 4 महीने जोड़ोगे तो 1 नवंबर प्लस 3 दिन ग्रेस के 4 नवंबर। ठीक है, तो इसका ड्यू डेट है 4 नवंबर। और जो आपका बिल नंबर 2 है वो आपका बैलेंस अमाउंट का रहेगा। इसका ड्यू डेट क्या है? इसका ड्यू डेट क्या है? सीधे सीधी बात है, इसका ड्यू डेट है 1 जुलाई में 6 महीना। यह आपका बिल 1, यह आपका बिल 2, 1 जुलाई में 6 महीना। तो ये आपका हो गया जनवरी। जुलाई का पूरा महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सब यहां पे ध्यान देंगे। ओके, तो ये हो गया 13 मतलब जनवरी। 1 जनवरी 2023 प्लस 3 दिन ग्रेस के, दैट इज 4 जनवरी 2023। ओके, डन है यहां तक? तो ये आपका 4 जनवरी 2023 और ये है आपका
months। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉस देखो, जो नया बिल रहेगा उसका कितने का रहेगा वो बताएगा हमारा कैलकुलेशन। चलो पहले तो एवरेज ड्यू डेट से बिल 1 के ड्यू डेट में कितने दिन का फर्क है। एवरेज ड्यू डेट मेरा है सितंबर, 2 सितंबर, तो सितंबर में होते 30 दिन, 30 में से 2 चले गए तो सितंबर के बचे 28। सितंबर के बाद अक्टूबर के 30 और नवंबर के 4 दिन। 28 प्लस 30 प्लस 4 62 डेज। ठीक है, 62 डेज तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा 10,000 इंटू क्या रेट है इंटरेस्ट का 10% इंटू 62 डिवाइड बाय 365। लीप ईयर तो नहीं है इसलिए 365। 10,000 इंटू 10% इंटू 62 डिवाइड बाय 365, तो ये हो गया 169.86। डन। ये इसका इंटरेस्ट है जो कि आपका नए बिल के अंदर जुड़ेगा। तो अब सर हमारा न्यू बिल कितने का रहेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको लग रहा है आप कुछ मिस कर रहे हो। अरे सुनो रे भाई, बिल टू भी तो आप डिले कर रहे हो। एडीडी से बिल टू का ड्यू डेट क्या है डेज में, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। सितंबर के 28, अक्टूबर के 30, नवंबर के भी 30, दिसंबर के 31 और जनवरी के 4, 123 दिन। तो 7,500 इंटू 10% इंटू 123 डिवाइड बाय 365, 25.27। अब देखो इसमें ना एक चीज ऐसी है कि ये जो ब्याज है ये ब्याज आपको 2 महीने बाद मिलेगा। तो अब हमें आईसीआई के सोल्यूशन के लिए वेट करना चाहिए। क्या आईसीआई कंपाउंडिंग कर रहा है क्या। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पे वापस ब्याज 2 महीने का, क्योंकि ये पेमेंट टेक्निकली 2 महीने बाद मिलेगी। 10,000 तो मिल जाएंगे लेकिन उसका ब्याज आपको इस बिल के साथ मिलेगा और इस बिल का तो ब्याज मिलना ही मिलना है। ओके, तो हमें किसके लिए वेट करना चाहिए, आईसीआई अपना स्टैंड क्या लेता है। मैं हाल फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट लेके जा रहा हूं। ओके, तो सर न्यू बिल कितने का होगा, टोटल 17,500 प्लस इंटरेस्ट 169.86 प्लस 25.27, 195.13 होता है। राउंड ऑफ कर देते हैं 195 पे, ये हो गया आपका 17695 माइनस बिल 1 10,000 रुपए का और आपका ऑटोमेटिकली बिल टू कितना हो जाएगा 7695। ओके, इंटरेस्ट का टोटल है 195.1। तो अब आपको क्वेश्चन ने क्या मांगा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड बिल टेकिंग इंटरेस्ट। डन। ठीक है, बस जस्ट एक रीचेक कर लेना आईसीआई ने कंपाउंडिंग की है कि सिंपल किया है। मेरे हिसाब से सिंपल होना चाहिए, बट यू नेवर नो, जो आईसीआई डालेगा वो सही आंसर, और कंपाउंडिंग भी सही है सिंपल भी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है अकाउंट करंट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ ली प्रिपेयर अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमें कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है। ओके, फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, तो मेरा अकाउंट करंट का डेट क्या हो गया 31 मार्च। इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट द रेट 12%, टेक 365 डेज इन अ ईयर। January 1
अब क्योंकि ये ओपनिंग है तो ओपनिंग का +1 करना मत भूलना। जनवरी 12 इसका ड्यू डेट हमें गिवन है, ठीक है। ये मेरा ट्रांजैक्शन डेट है, ये मेरा ड्यू डेट है, ये मेरा ट्रांजैक्शन डेट है, ये मेरा ड्यू डेट है। जनवरी 15 यही मेरा ट्रांजैक्शन डेट रहेगा और यही मेरा ड्यू डेट रहेगा। जनवरी 20 यही मेरा ट्रांजैक्शन डेट, यही मेरा ड्यू डेट। मार्च 10 गुड रिटर्न, ट्रांजैक्शन डेट तो ये रहेंगे और इसी को मैं क्या बना लूंगा अपना ड्यू डेट। सर ऐसा क्यों? बेटा बात को समझो, मुझे नहीं पता कि रिटर्न कौन से सेल में से है, यहां से है कि यहां से, तो मैंने सेम ले लिया। मार्च 25 कैश रिसीव, ट्रांजैक्शन डेट थी, ड्यू डेट है। कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है काफी। लेट्स मूव फर्दर। अब ये एक पार्टनरशिप पे क्वेश्चन। पार्टनरशिप फॉर्म है पिजन एंड एसोसिएट, जिसमें दो पार्टनर है पी और क्यू, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द पोजीशन एज ऑन, पी का कैपिटल, क्यू का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स कुछ भी प्लस माइनस रीवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ भी चेंज रीवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी चेंज रीवैल्यूएशन, फर्नीचर कुछ भी चेंज रीवैल्यूएशन, स्टॉक में कुछ भी चेंज रीवैल्यूएशन, सन्ड्री डेटर्स में कुछ भी चेंज रीवैल्यूएशन, कैश एट बैंक, ये तो बेटा फाइनल आंसर में आ जाएगा। ऑन द अबव डेट R was admitted as a partner on the following terms. R should get 1/5 of the share. सबसे पहले ओके, अगर R 1/5 शेयर ले रहा है तो P और Q के लिए कितना बचेगा 4/5। 4/5 को उनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, ऑटोमेटिकली ये यूज करके आपका न्यू रेशियो भी आ जाएगा, सैक्रिफाइस और गेन भी आ जाएगा। ओके, मैं अब आपको बता रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है डायरेक्टली, ये सबको शॉर्टकट पता है। 5:3 मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऐसा क्यों? जब सिर्फ दो डेटा गिवन रहता है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और नया वाला कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो ऐसे सिनारियो में मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा ओल्ड रेशियो हो जाता है। आर बॉट 2,40,000 एज कैपिटल एंड 32,000 फॉर गुडविल, तो टोटल पैसा बैंक अकाउंट में कितना आया? सर आपने कैश क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहां पे कैश एट बैंक है, मतलब बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया 2,40,000 प्लस 32,000, 240 प्लस 32 2,72,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, 15% कम करना है, नुकसान रिवैल्यूएशन में डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40%, फायदा रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%, प्रोविजन रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड और डेटर में से फिर माइनस करना मत भूलना मेरे लाल। ओके, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, सॉरी सीधी सीधी बात है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। Immediately after R's admission, goodwill brought by him would be adjusted amongst the old partners. Thereafter, the capital account of the old partner would be adjusted through current account of the partner in such a manner that all the partners would be in the profits. तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बात है। 2,40,000 आपका नया कैपिटल रहेगा। आपको किसको बेस लेने का है? बेस ले लेना आर के कैपिटल, और आर के कौन से कैपिटल को बेस लोगे? क्रेडिट में से डेबिट करके जो कैपिटल आएगा उसको बेस ले लेने का, उसको क्या करना? मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर के रेसिप्रोकल शेयर से, 5/1 से। जो आंसर आएगा उसको न्यू पीएसआर में बांट देना, ये न्यू पीएसआर में बांट के ये आपका हो गया न्यू कैपिटल। तो सीधे सीधे काम करना, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये न्यू कैपिटल लिख देना, और जो भी कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस रहेगा वो आप डाल देना करंट अकाउंट में। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, डन। कितना सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क्स के लिए, कुछ नहीं था।
कैपिटल एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा लॉजिकली अपन कर चुके हैं, वही करना है। अब ये है आपका एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। मेरा तो सीधा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। तो भाई साहब देखो, ये आपके परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड है, तो पहली बात 5150 यहां से माइनस करना, क्योंकि आपके परचेज के अंदर वो इंक्लूडेड है, तो यहां से माइनस कर दिए। ओके, और ये सेल्स रिटर्न फिर एक्चुअल सेल्स के फिगर में से माइनस करना। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, लेकिन आपने उसको उठा के परचेज में लिखा हुआ है, परचेज में जुड़ा हुआ है तो माइनस कर दो, ठीक है। ओके, और क्या बोला हुआ है, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। अब सेल्स के अंदर आपने परचेज रिटर्न डाला हुआ है, तो यहां से परचेज रिटर्न हटाओ, तो ऑटोमेटिकली परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है। बस इतना ही करना था। गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर कमल, जो कि प्रोप्राइटर है, फॉर ओन कंजप्शन इंक्लूडेड इन परचेज। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज में से 7000 और माइनस करना, और ड्रॉइंग्स डेबिट होती है, और एंड में ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, ठीक है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सबसे पहले क्या यहां पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है? यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है? यस। क्या बैड डेट्स है? लेट्स चेक। हाँ, ओके। एडिशनल बैड डेट्स तो नहीं है ना? नहीं। तो मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूं। मेरे डेटर्स ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है? डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 2,40,000। ओके, अब ये डेटर्स ट्रायल बैलेंस के एसेट साइड दिख रहा है, और ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो हम इसे कहां डाल देंगे? बैलेंस शीट के एसेट। ये आपका बैलेंस शीट, इसमें आ गया आपके सन्ड्री डेटर्स 2,40,000। ओके, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कितना जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स। अब एडिशनल बैड डेट्स यहां पे प्लस होते हैं, डेटर में से माइनस होते हैं, ओके। प्लस ओल्ड प्रोविजन करूंगा कि न्यू प्रोविजन करूंगा, जल्दी बताओ। प्लस ओल्ड प्रोविजन की प्लस न्यू प्रोविजन, जल्दी बताओ। लेस ओल्ड प्रोविजन और ऐड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन यहां पे ऐड होता है, ओके, और डेटर में से क्या होता है? माइनस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 2200। एंड में गिवन है 2200। ट्रायल बैलेंस की सिंगल इफेक्ट। एडिशनल बैड डेट्स है क्या? कुछ भी नहीं, तो 0 0। 2,40,000। ओल्ड प्रोविजन कितना है? ओल्ड प्रोविजन 6,400। न्यू प्रोविजन आपको बनाना है 5%, तो 2,40,000 का 5% कितना होता है? 12,000। तो ये हो गया 2,28,000। ये हो गया आपका 12,000। तो प्रोविजन के वजह से
आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कितना जाएगा? 2200 में से 6400 माइनस प्लस 12000, 7800। अब सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, मुझे लग रहा है कि 2,28,000 मिलेंगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी है जो डिस्काउंट मांगेंगे मुझसे, तो मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है। तो ये न्यू वाला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू वाला कितना है? न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5% है, तो 2,28,000 का 2.5% 5,700। ओके, अब सेम पुराना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस होता है और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऐड होता है। जैसे इसका है वैसे इसका ही है। ओके, और क्या ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है क्या? वो भी हम लिख देते हैं। नहीं, ओके, तो डिस्काउंट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्या? नहीं, जीरो। पुराना प्रोविजन कितना है जो कि हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा? 2750। और न्यू प्रोविजन कितना है? 5700। डिफरेंस 2950। ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो आपका डेटर का फाइनल फिगर हो गया 2,23,000, 2,22,300। मतलब बॉस इतना अमाउंट तो मुझे रोकड़े में मिलना चाहिए, डिस्काउंट और डिस्काउंट सब प्रोविजन करने के बाद। ठीक है, ये भी हो गया। प्री सैंपल का क्या करते हैं? परचेज में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से लिख देंगे। वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 9। अच्छा, अब क्या हुआ? ये जो वेजेस है 24,340, इसके अंदर 900 रुपए के वेजेस वो है जो आपने प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे दिया है। तो प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे अगर आप वेजेस पे करते हो तो वो उसमें ऐड होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होता है। आपने उसको इसी के अंदर लिख दिया, तो यहां से माइनस और यहां पे प्लस, तो प्लस करके हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग as on 31st March has been considered at 80% of the real value of the stock, deducting 20% as a margin, and after adjusting the margin value, 80% of the same has been allowed to drawn as overdraft। ठीक है, ये लाइन को हम सबसे आखिर में करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये। ओके, डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15%, 40,000 का 15%, 40 क्यों? 39,100 प्लस 900, ये हो गया आपका 6,000। प्लांट एंड मशीनरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बैलेंस शीट एसेट में से माइनस। फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10%, तो फर्नीचर एंड फिटिंग 20,500 है, तो उसका 10% मतलब 2,050। डन। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये छठवां जो पॉइंट है आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो, आपका आंसर मिलेगा। मैं आपको इसके लिए 2 मिनट देता हूं, वीडियो पॉज करो यहां पे और इसको पहले कैलकुलेट करो। आ गया बेटा? सिंपल है बेटा, थोड़ा सा आजा, मेरे इंग्लिश पे ध्यान दे दो। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब मैंने गिरवी में अपना स्टॉक दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2023 कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। कितना है? 1,60,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 31st मार्च कितना है? 1,60,000।
ओके, अब ये 1,60,000 के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? बैंक order of outstanding as on 31st March 2000 has been considered at 80% of the real value of the stock, deducting 20% as margin. तो जो भी मेरा स्टॉक का वैल्यू है उसमें से 20% मार्जिन हटा दिया, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो ये 20% मार्जिन क्या होता है? ये मेरा सेलिंग प्राइस होता है और ये मेरा प्रॉफिट है, एज अ स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, तो मुझे बात बताओ, जब भी बैंक आपको कर्जा देगी तो आपके खरीदी रेट पे वो हाइपोथिकेशन करती है, क्योंकि इसीलिए किया जाता है, कल को अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक आकर स्टॉक ही बेचने जाएगी ना, और स्टॉक बेचने के बैंक को अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कवर करना रहता है। तो ये स्टॉक का वैल्यू है, दैट इज सेलिंग प्राइस, उसमें से प्रॉफिट हटा दिया तो अब कॉस्ट आ गया। ओके, अब क्या आ गया? कॉस्ट आ गया। ठीक है, फिर अब बैंक जितना आपका कॉस्ट है क्या उतना ही आपको उधार देंगी क्या? नहीं, कॉस्ट से कम देंगी। तो जो कॉस्ट है इसका 80% बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, तो अब सर सीधी सीधी बात है, अगर 1,60,000 80% है किसका? ये वैल्यू का 80%, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा कॉस्ट है। आर वी क्लियर? तो जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू है ये उसका 80%। तो अगर 1,60,000 80% है तो 100% कितना होगा? x। सिंपल सोबर है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 लाख। ओके, अब ये जो 2 लाख है ये 20% माइनस करने के बाद आया है, मींस ये 2 लाख अब 80% है। ओके, तो अब 100% इसका कितना होगा? वापस से x। चलो, देयरफॉर 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 2.5 लाख आना चाहिए, 2.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,50,000। री एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे, ये आपका स्टॉक का वैल्यू है ईयर एंड पे 2.5 लाख। सबसे पहले बैंक प्रॉफिट के अलावा ये सोचती है ये 2.5 लाख में से 20% तो आपका उधार उधार में कहीं ना कहीं चले जाएगा, आपने शायद उधार में खरीदो, आपको उसको चुकाना पड़े, तो बोलती है कि भैया ये 2.5 लाख में 80% आपका माल है, 20% उधार का माल है, तो 20% मार्जिन माइनस कर दो, तो इसका 20% होता है 50। ओके, अब जो वैल्यू आई है 2 लाख रुपए, इसका 80% हम आपको ओवरड्राफ्ट देंगे। तो सर ये अगर एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के आया तो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा एक काम करना, जो भी वैल्यू आई, ओके, जो भी वैल्यू आई इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। ओके, एग्जाम में सिमिलर आया तो पहले इसको लेना 100 और 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। अब जो भी आंसर आएगा वापस से उसको मल्टीप्लाई करना 100 अपॉन 100 माइनस रेट। ये आपका 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था और 2023 में भी एक ऐसा क्वेश्चन मिला है, और 2019 में भी 20% था, 23 में भी 20% है। तो 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 2 लाख, 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 इक्वल्स टू 2.5 लाख। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 2.5 लाख। क्या करेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये 20% क्यों माइनस होता है?
कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन भी माना जाता है, जो कि टेक्निकली होता नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉक का वैल्यू कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर पर रहता है। दूसरा माना यह जाता है कि बॉस ये जो 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख आपने रोकड़े में पूरा नहीं खरीदा है, कुछ ना कुछ इसका उधार होता है। तो माना जाता है स्टैंडर्ड कि 20-25% उधार होगा। तो 2.5 लाख में से आपके पैसे का कितना माल है जो उधारी पे नहीं है, वो माल जो आपने रोकड़ा देके लिया है, वो माना जाता है 20%, 25%, इस केस में 20% माना गया है। सॉरी, माय बैड, 20% उधार माना गया है, 80% आपके रोकड़े का स्टॉक है। ओके, तो 2 लाख के लिए आपने पे किया है। अब जो अमाउंट के लिए आपने पे किया उसका 80% बैंक आपको फाइनेंस करता है। ठीक है, डन। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर। अब आपका ये एनपीओ का क्वेश्चन है, 20 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर? सबसे पहले यहीं पे बात कर लेता हूं। सैलरी दिख रही है, मैं 2022 में खड़ा हूं, 14,400 आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ओके, तो 62,400 में से 14,400 तो पुराने साल की है, मतलब करंट ईयर का कितना खर्चा है, 48,000। हम पीछे देख लेंगे कुछ आउटस्टैंडिंग मगर है या नहीं। ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये जाएंगे आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, सब्सक्रिप्शन ये मेरा ओपनिंग से लिंक्ड हो गया, ये करंट ईयर है और ये एडवांस हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग फॉर मेंटेनेंस, अब बिल्डिंग वाला बैलेंस शीट में जाएगा और मेंटेनेंस वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स, ये आपके लिए कमाई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज मतलब जनरल डोनेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेट कलेक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सैलरी का बता दी, हॉस्पिटल इक्विपमेंट बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर परचेज बैलेंस शीट एसेट, एडिशन टू बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, डाइट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, रेंट रेट एंड टैक्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। 600 फॉर 2023, 600 रुपए आपका एडवांस है, तो 31,200 में से, नहीं सॉरी 4,000 4,000 में से 600 आपका एडवांस है, 600 एडवांस है मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट 600 के लिए, बाकी 3400 आपका खर्चा माना जाएगा। मैंने पीछे अभी तक नहीं पढ़ा है, मोटा मोटी यही से देख के बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट। अब हम पीछे पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यह आपका ओपनिंग है, फिर करंट ईयर में आपका और एडिशन हुआ है, ये ओपनिंग कहा जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, ये वैल्यू है 1,02,000। अब आपका ओपनिंग गिवन है क्या, बिल्डिंग फंड तो ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट के लिए यूज होगा। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट 31 दिसंबर 2022 को 1,02,000 है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट आपने करंट ईयर में 34,000 रुपए का खरीदा है, डेप्रिसिएशन की बातें हो नहीं रही है, तो यार देखो 1,02,000 आपका ईयर एंड में है, ड्यूरिंग द ईयर आपने 34,000 का परचेज किया, 68,000 आपका साल के स्टार्टिंग का बैलेंस। ओके, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 31 दिसंबर 2021। ओके, ये मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 2021 का, मींस ये मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2022 के लिए। 2022 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 13,000। ओके, 13,000 में से 10,200 ही मिले,
13,000 में से 10,200 ही मिले तो 2800 अभी भी पेंडिंग है, वो आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में और कुछ फिगर दिया है क्या, नहीं, डन, सिंपल एज दैट। ओ विराट कोहली लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, भाई साहब ये तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है। फॉलोड बाय डिबेंचर, ये आपका मॉड्यूल उठाओ, ये आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, सेम डिट्टो टाइप फिगर्स चेंज है। अब लास्ट में 5 मार्क का थियरी आया है, आपको बताना है कौन से टाइप का एरर है। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर 3 कैटेगरी। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट भूला, सब कुछ भूल गया, या पार्शियल। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड या रॉन्ग टोटल। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एसेट को एक्सपेंस मान लिया या एक्सपेंस को एसेट मान लिया, लाइबिलिटी को इनकम मान लिया या इनकम को लाइबिलिटी मान लिया। ठीक है, गुड्स वर्थ 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 500। देखो 5,000 की जगह आपने 500 रिकॉर्ड किया, ये है एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट। Purchase worth 500 from Vipul was not recorded in subsidiary book, partial omission, that is error of omission. Okay, या partial omission छोड़ो, क्या बोलोगे इसे, error of omission। हमें थोड़ी बताना है partial की full। Credit sale wrongly passed through purchase book। अब देखो, अब सुनो, यहां पे सुनो, क्रेडिट सेल, सेल को आपने परचेज मान लिया, आपने रॉन्ग अकाउंट कर दिया, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल मत बोलना, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब 4 है, एसेट को एक्सपेंस मान लिया या एक्सपेंस को एसेट मान लिया, लाइबिलिटी को इनकम माना या इनकम को लाइबिलिटी माना, यही 4 आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल में। ये 4 तो है नहीं, तो अब 2 बचे, ओमिशन और कमीशन। ओमिशन मतलब भूल गया, भूला क्या नहीं, तो कमीशन मान लिया। Machinery sold on credit to Mohan, recorded to the general proper but omitted to be posted। भाई साहब पोस्टिंग एरर है, ओमिशन का हो गया, आप भूल गए ना, ओमिटेड आ गया ना यहाँ पे, तो एरर ऑफ ओमिशन। सेल ऑफ फर्नीचर, देखो आपने फर्नीचर के सेल को क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट, कमीशन। Okay, let's wait for the ICAI answer also, but मोटा मोटी अगर आपने ये सब किया है तो आपका सही है। Are we clear everyone? थोड़ा मेरे ऊपर लाइट चमक रही है, इसलिए आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट इफेक्ट दिख रहा होगा, बिकॉज ये लाइट नीचे आ गई, अब सुधरवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो राजा, बहुत अच्छा और बेहद सिंपल एमटीपी था। थोड़ा बहुत स्कोप ऑफ एरर भी अगर मैं मानूं तो अगर आपने 100 मार्क का सॉल्व किया तो आपको कम से कम 85 to 90 मिलना चाहिए, सीइंग द पेपर एमटीपी। ओके, 4 का पार्ट भी है तो ऐसे ही आ गया। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, दिस इज सीआर ऋषभ राणा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आरटीपी के डिस्कशन पे और नेक्स्ट एमटीपी जब भी आएगा उसके डिस्कशन पे। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।